हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, रात के 9 बज रहे हैं और वक्त है दिन की सबसे बड़ी खबरों और उनके सबसे प्रामाणिक विश्लेषण का। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। रामधारी सिंह दिनकर की लाइनों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करूंगी। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। अपराध संसद से पास कानून के सड़क पर मखौल बनने का, अपराध लोगों को सुरक्षा नहीं दे पाने का, अपराध एक राज्य के बड़े हिस्से से हिंदुओं के पलायन का, अपराध गर्त में जा रही सियासत के स्याह पक्ष का, अपराध उन मासूम बच्चों का जिनको नहीं पता कि हंसते खेलते घर से भरी दोपहरी उन्हें भागना क्यों पड़ रहा है, अपराध दंगे पर राज्य के मौन का। आज जनहित का सवाल सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से। पश्चिम बंगाल में बीते 7 दिनों से लगातार हिंसा आगजनी हो रही है, तस्वीरें सामने आ रही हैं। सवाल यह है कि उसको देखकर भी पश्चिम बंगाल की सीएम क्यों अनदेखा कर रही हैं। ममता बनर्जी के मंत्री सांसद संसद से पास कानून को लेकर भड़काऊ बयान लगातार क्यों देकर सूबे के माहौल को खराब कर रहे हैं। क्या यह तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स की पराकाष्ठा है? आज फिर बड़ी खबर सामने आई। पश्चिम बंगाल का एक जिला फिर से सुलग उठा, बवाल हुआ और हिंसा के साथ उपद्रवियों ने बिना किसी डर के जमकर उत्पात मचाया। रोज कानून को ताक पर रखकर दंगाई गाड़ियां जला रहे हैं, पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे हैं और जिन्हें कानून का पालन कराना है वो हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स करने में व्यस्त हैं। पूछा जा रहा है क्या बंगाल में हिंदू होना गुनाह हो गया है? पश्चिम बंगाल की स्थिति की तुलना पड़ोसी देश बांग्लादेश से क्यों होने लगी है? आखिर क्यों हिंदुओं को अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगहों पर जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है ताकि वो अपने और अपने बच्चों की जान की हिफाजत कर पाएं? ममता बनर्जी के राज में हिंदू स्कूल में शरण लेने को मजबूर हैं। आरोप लग रहे हैं कि हिंदुओं को सुरक्षा दे पाने में सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। ममता बनर्जी ने आज कहा है कि आप ABCDEFGH कोई भी हो, कानून को अपने हाथ में ना लें। कानून की रक्षा के लिए उसके रक्षक हैं, हमें कानून के भक्षक नहीं चाहिए। अब सवाल यह है कि भक्षक हैं कौन? वो लोग कौन हैं जो कानून के रखवालों को भी नहीं बख्श रहे? मुर्शिदाबाद में लगातार पुलिस पर हमले हुए, पुलिस वालों की गाड़ियां जला दी जा रही हैं। हाल तो यह है कि स्थानीय पुलिस आम लोगों की सुरक्षा कैसे कर पाएगी जब खुद की सुरक्षा को लेकर वो संकट में है। केंद्रीय एजेंसियों को तैनात किया जा रहा है। यह तब होता है जब राज्य सरकार के हाथ से स्थिति पूरी तरह से निकलकर बेकाबू हो चुकी होती है। ममता दीदी, आपकी अपनी पुलिस खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर रही, वो इसीलिए क्योंकि आपके नेता लगातार भड़काऊ और बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। तालिबान में जिस तरह के बयान सुने गए तकरीबन वैसे ही आपके सांसद बापी हल्दर, जिनका बयान काफी वायरल है, वक्फ की संपत्ति पर नजर डाली तो आंख निकाल लेंगे, ये बयान वो दे रहे हैं, हड्डियां तोड़ देंगे। चुना हुआ सांसद अगर हिंसा को बढ़ावा देने वाला बयान देगा तो आम लोगों की सुरक्षा तो भगवान भरोसे ही होगी। मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के मुखिया के नाते आपकी, ममता बनर्जी, आपकी यह जिम्मेदारी है, आप उनको सुरक्षा दें। आपके मंत्रियों की जिम्मेदारी लोगों की जान बचाने की है, घर बचाने की है, संपत्ति बचाने की है, लेकिन सभी अभी तमाशबीन बने हुए हैं। आज जनहित की स्टोरी तैयार करते वक्त मैंने जो तस्वीरें देखी हैं, मेरी टीम ने जो महसूस किया है, वो वाकई आपको परेशान और हैरान कर देगा। क्या इस देश के एक प्रदेश में लोगों को इस तरह से जीना पड़ेगा? आम आदमी आज दहशत में है, बंगाल जल रहा है और सरकार के मंत्री बंशी बजाकर बीजेपी पर, विरोधी दल पर आरोप लगा रहे हैं। वक्फ कानून के नाम पर जारी हिंसा संयोग है या फिर कोई प्रयोग? क्योंकि इस प्रदेश में दंगे का एक जैसा पैटर्न दिखाई दे रहा है। उस पैटर्न के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। उसके पहले आज की सबसे नई तस्वीर देखिए, जो कोलकाता से सटे दक्षिण 24 परगना जिले से आई। यहां सोनपुर इलाके में दंगाइयों ने पुलिस की गाड़ियां जला दी, एक साथ कई बाइकों में आग लगा दी गई। ठीक ऐसी ही घटनाएं इसके पहले 2-2 बार मुर्शिदाबाद में हो चुकी हैं। ठीक इसी पैटर्न पर पुलिस की गाड़ियां जलाई गईं, बाइकें फूंक दी गईं। आपके सामने अब 3 तस्वीरें हैं। पहली 8 अप्रैल की,
मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर इलाके की, जहां पर इसी तरह से पुलिस की गाड़ियों और बाइकों को जला दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया। दूसरी तस्वीर 11 अप्रैल की है। इस बार भी हिंसा का केंद्र मुर्शिदाबाद जिला ही था। यहां सूती और धुलियान इलाके में बिल्कुल उसी पैटर्न में आगजनी की घटनाएं सामने आई। और अब आज 14 अप्रैल को दक्षिण 24 परगना जिले को दंगे की आग में झोंकने की कोशिश हुई। तारीख अलग अलग है, लेकिन तस्वीर एक जैसी है। आप गौर कीजिए, पिछले 3 बार से बंगाल में हर 72 घंटे में हिंसा हो रही है। मुर्शिदाबाद में दंगे की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई कि अब दक्षिण 24 परगना जिले को हिंसा की भट्टी में झोंकने की कोशिश हुई। सब कुछ हो रहा है वक्फ कानून के नाम पर, जो संसद से पारित होकर कानून का शक्ल अख्तियार कर चुका है। उसको लेकर 20 याचिकाएं कोर्ट में हैं। उसके बावजूद सड़क पर इस तरह का उपद्रव, इस तरह की हिंसा, इस तरह की आगजनी, इस तरह का दंगा पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों से। आज सबसे पहले सड़क जाम की गई। सूचना मिली तो बड़ी संख्या में पुलिस वाले मौके पर पहुंचे। खुद ज्वाइंट सीपी क्राइम रूपेश कुमार भी ग्राउंड जीरो पर गए। उपद्रवियों पर लाठीचार्ज भी किया गया, उन्हें खदेड़ने की कोशिश हुई। ये लोग कोलकाता पहुंचना चाहते थे, जहां पर आईएसएफ विधायक नौशाद सिद्दीकी ने वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन की अपील की थी, लेकिन पुलिस ने दक्षिण 24 परगना से आ रहे लोगों को रोकने के लिए रास्ते में बैरिकेडिंग की थी। उसे तोड़ने की कोशिश की गई तो पुलिस ने इन पर डंडे बरसाए, लेकिन इसके बाद फिर वही कहानी, अराजकता और आगजनी। वक्फ कानून के विरोध में खुद को मुस्लिम हितैषी बताने वाले राजनीतिक दल और मुस्लिम संगठन देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन एकाध घटनाओं को छोड़ दें तो हिंसा कहीं नहीं हो रही, सिर्फ पश्चिम बंगाल में हो रही है, जहां बार बार इस तरह का मंजर सामने आ रहा है। जहां अब तक मुर्शिदाबाद, दक्षिण 24 परगना, मालदा, हुगली, पूर्वी मिदनापुर और कोलकाता में उग्र प्रदर्शन हो चुके हैं। कहीं ट्रेनों की आवाजाही रोकी गई तो कहीं पुलिस पर पथराव हुआ, कहीं लूटपाट, आगजनी और हत्या तक कर दी गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने एक बार नहीं बल्कि कई बार ऐलान किया है कि वो अपने राज्य में वक्फ कानून को लागू नहीं होने देंगी। उनके इन बयानों को बीजेपी हिंसा की चिंगारी सुलगाने वाला बता रही है। अब तो उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सीएम ममता के बयान की वजह से ही पश्चिम बंगाल में हिंसा करने वालों के हौसले बुलंद हो चले हैं? पश्चिम बंगाल में जमीयते उलेमाए हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे संगठन प्रदर्शन कर चुके हैं। जमीयत के प्रदेश अध्यक्ष तो टीएमसी सरकार के मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ही हैं, जो वक्फ कानून के विरोध के नाम पर कोलकाता को ठप करने की धमकी दे चुके हैं। अब आज इंडियन सेक्युलर फ्रंट ने भी कोलकाता में प्रदर्शन किया तो इसके इकलौते विधायक नौशाद सिद्दीकी ने कहा कि उन्हें रैली निकालने से कोई रोक नहीं सकता, इसके लिए वो किसी की मंजूरी नहीं लेंगे। देखिए बात क्या है, हम रैली करेंगे, पुलिस परमिशन देगा हमको? सही बात है, हम हमारा डेमोक्रेटिक राइट है हमारा रैली करना। हाँ, हम पुलिस को बोला है हम रैली कर रहे हैं, पुलिस को हमने इंटीमेशन दे दिया। आप खुद सोचिए, ये चुने हुए विधायक हैं, लेकिन इनके मन में कानून के प्रति कितनी इज्जत है। यह सच है कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन आप रैली के नाम पर मनमानी नहीं कर सकते। किसी को भी सड़क जाम करने, शहर को ठप करने और आम लोगों को परेशान करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन यहां तो कहते हैं ना, सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। ये वही आईएसएफ नेता हैं जिसका संगठन 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने किया था, जो कभी ममता बनर्जी के करीबी माने जाते थे, लेकिन उन्होंने चुनाव से ठीक पहले पार्टी बनाकर लेफ्ट और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया था। अब आगे बढ़ते हुए आपको कोलकाता से 216 किलोमीटर दूर मुर्शिदाबाद लेकर चलते हैं, जहां 11 अप्रैल के खून खराबे, आगजनी और हिंसा के बाद अब शांति लौटती दिखाई दे रही है। हाईकोर्ट के आदेश पर यहां केंद्रीय बलों की तैनाती हो चुकी है। यहां बीएसएफ, सीआरपीएफ और आरएएफ लगातार हिंसा प्रभावित इलाकों में गश्त कर रहे हैं। फ्लैग मार्च हो रहा है ताकि 8 और 11 अप्रैल की घटनाओं को दोहराने की कोई हिमाकत नहीं कर पाए। हालांकि ज्यादातर दुकानें अभी भी बंद हैं, छिटपुट दुकानें ही खुल रही हैं, क्योंकि हिंसा में 3 लोगों की हत्या से यहां पर दहशत का माहौल है। सैकड़ों हिंदू परिवार यहां से विस्थापित हो चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि जिंदगी बचाने के खातिर पलायन को मजबूर विस्थापित हिंदू अपने घर लौटेंगे कब? जनहित में इसका जवाब ममता सरकार से लगातार हम पूछ रहे हैं। अभी आप मुर्शिदाबाद के ताजा हालात पर एबीपी न्यूज संवाददाता सुकांत मुखर्जी की यह रिपोर्ट देखिए।
सोमवार सुबह से यहाँ का जो तस्वीर है वो बदल चुका है। वहाँ पे जो परिस्थिति है धीरे धीरे वो नॉर्मल होता चला जा रहा है। एक के बाद एक जो दुकान है वो दुकान खोला जा रहा है। अभी हाँ, सभी दुकान अभी तक खुला नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग जो अभी इलाका से बाहर है, क्योंकि वो लोग डर चुके थे, इसलिए वो लोग अभी बाहर है। शमशेरगंज जो फ्राइडे के बाद से डर में जी रहा था, वो डर धीरे धीरे ख़त्म हो जा रहा है क्योंकि सेंट्रल फोर्स, BSF और वेस्ट बंगाल पुलिस के जो फोर्स है वो जो पूरा शमशेरगंज पे जहाँ पे ये हमला का घटना घटा था, जो जगह पे ये हिंसा का घटना घटा था, वहाँ पे पुलिस पिकेट किया गया है। ये सच है कि केंद्रीय बलों की तैनाती से मुर्शिदाबाद की आग बुझ पाई है। ऐसे में अब कोशिश लोगों के मन से डर निकालने की है, लेकिन पुलिस को लेकर जो लोगों के मन में निराशा बैठ गई है वो कैसे निकलेगी? पश्चिम बंगाल की पुलिस में खासकर मुर्शिदाबाद के हिंदुओं का भरोसा कैसे लौटेगा? And we are putting all our energy and channelizing all our efforts to ensure the same. ये सत्य है कि लोग भयभीत हैं और हम उनके भय को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी जो प्राथमिक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि लोगों के बीच से डर को दूर करना, उनके बीच में विश्वास को पुनर्बहाल करना। ये बात बिल्कुल सही है, डर निकालना जरूरी है, लेकिन निकलेगा कैसे? क्योंकि मुर्शिदाबाद के दंगा पीड़ित जो कहानी बयां कर रहे हैं वो पश्चिम बंगाल में कानून के रखवालों यानी पुलिस की पोल खोलने वाली है, वर्दी को कटघरे में खड़ा करने वाली है। सामने दुकान है मेरा और ओपोजिट में मेरा घर है, तो मेरा दुकान में भी हमला हुआ। हमला जब शुरू हुआ तब मैं थाना को कॉल किया। थाना आधा घंटा बाद फिर भी हमला हो रहा था, फिर भी कॉल किया, आ रहा है। ऐसे करते करते 2-3 घंटा तक कुछ नहीं आया, पुलिस प्रशासन कोई नहीं आया। लास्ट में हमारा सब शटर फटर टूट गया। अब मेरा दुकान में कम से कम मिनिमम 50 लाख से ऊपर सामान था, सब गायब। उसके बाद मेरा घर है, घर में भी घुस गया मॉब घुस के घर का दरवाजा तोड़ के समूचा जो सामान था लूट ले गया, तोड़ फोड़ के समूचा रख दिया। प्रशासन 4 घंटा तक उपद्रव चल रहा था, लेकिन कोई मैंने प्रशासन का कोई अता पता नहीं था। इस सब में हमारे मुस्लिम लोग दुकान भी चुन के हिंदू लोग को तोड़ा है। आप लोग देखिए बगल में दाएं तरफ बाएं तरफ मुस्लिम का दुकान है, उसमें कोई आँच नहीं है, सिर्फ हिंदू का दुकान ही खोज के तोड़ रहा है। करीब 1 मिनट में अपना दर्द सुनाते सुनाते दंगा पीड़ित इस व्यक्ति की आंखों में आंसू भर आए। इसके बाद इस दंपति ने अपने घर के हालात दिखाए। यकीन मानिए 72 घंटे पहले की दहशत एक बार फिर से इनकी आंखों के सामने तैर गई। रहने लायक नहीं है, चुन का हिंदू को निशाना। हम लोग डर के जी रहे, हम लोग लड़की लेके कैसे रहेंगे आप लोग बताइए। जो मैंने बच्चे लोग के साथ रहने से बहुत दिक्कत हो रहा है, मैंने डर का माहौल बना हुआ है। ऐसा माहौल हम लोग कभी नहीं देखे हैं। अब प्रशासन कोई मदद नहीं किया। 4 घंटा का ऊपर उपद्रव चलाता रहा, लेकिन कोई मैंने मदद नहीं। हम लोग मदद के लिए फोन कर रहे हैं, थाना में कॉल कर रहे हैं, लेकिन कोई मदद नहीं है। इसी डर की वजह से दंगा पीड़ित हिंदू घर बार छोड़कर मालदा भाग गए। मुर्शिदाबाद में इन घरों में किस कदर सन्नाटा पसरा है और घर के अंदर हुई आगजनी दंगे की गवाही दे रही है, इसका जमीनी सबूत देखिए। शमशेरगंज के बेतबोना गांव पे हम लोग अभी हैं, जहां के 700 परिवार अभी वो छुपे हुए हैं मालदा के एक स्कूल पे। शुक्रवार और शनिवार को यहाँ पे जो हिंसा या अशांति का जो घटना घटा है उसमें से 700 परिवार के घर को तोड़ा गया था। अभी एक घर पे अभी हम लोग हैं, वहाँ पे जहाँ भी आग जाता है या कैमरा लेंस के थ्रू से हम दर्शकों को दिखा सकते हैं, वहाँ पे पूरा उसको तोड़ फोड़ किया गया है। सिर्फ तोड़ फोड़ ही नहीं, वहाँ पे आग भी लगाया गया है। अभी ये जो गाँव पे हम लोग खड़े हैं, BSF वाले को अभी डिप्लॉयमेंट यहाँ पे किया गया है, लेकिन यहाँ के जो रहने वाले हैं उनका प्रश्न यही है कि फिर कब वो लोग ये अपने घर पे लौट सकते हैं, कब उनका जो जीवन था पहले की तरह होगा। यही कारण है कि मुर्शिदाबाद के हिंसा प्रभावित करीब 500 हिंदू परिवारों ने भागकर अपनी जान बचाई। खौफजदा लोगों ने नाव से नदी पार की, मालदा पहुंचे। यहां वैष्णव नगर के स्कूल में इन विस्थापित हिंदुओं ने शरण ली है। बताया जा रहा है कि मुर्शिदाबाद से अब भी काफी लोग बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन ने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, नावें जब्त कर ली गई हैं। इन विस्थापित हिंदुओं से आज विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने मुलाकात की। तस्वीरें सामने हैं, हिंदुओं ने पलायन किया,
विषय गंभीर है, लेकिन इस संजीदे मसले पर ममता सरकार के मंत्री किस कदर संवेदनहीन बयान दे रहे हैं, सुनिए। ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ पर ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है। बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं। बंगाल सुरक्षित है बोल के देख जाएगा, सारी जगह जा रहे हैं, सब ठीक है। एक घटना घट गई है, इससे बहुत बड़ा घटना गुजरात में घटी थी, उसके बाद भी लोग चुप था। आज ऐसा क्या घटना जो हुआ निंदनीय है। इससे घटिया और गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं हो सकता किसी मंत्री का। फरहाद हकीम पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, सीएम के बेहद करीबी भी, कोलकाता के मेयर भी रह चुके हैं। आपको याद होगा, ये वही नेता हैं जिनका कोलकाता में मिनी पाकिस्तान वाला बयान वायरल हुआ था। फरहाद के बाद टीएमसी सांसद बापी हल्दर का भी बयान सुनिए। ऐसा लग रहा है टीएमसी के नेताओं में आपस में ही प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कौन कितना गिर कर बयान देता है। उनका बयान जो आंखें निकालने और हाथ पैर तोड़ने की बात करता है। আপনার বাবা দাদাদের কবরস্থান রক্ষা করার দায়িত্ব যেমন আপনাদের তেমন আমাদের সকলের। ওয়াকফ সম্পত্তি কারোর বাপের সম্পত্তি নয়। ওয়াকফ সম্পত্তি একটা সম্প্রদায়ের সম্পত্তির দিকে যদি কেউ চোখ তুলে তাকায় তার চোখ যেমন উগলে নেবেন। यकीनन ये पूरी तरह से भड़काऊ बयान है। पश्चिम बंगाल में बार बार हिंसा हो रही है, रह रहकर आगजनी हो रही है, शहर शहर अराजकता की स्थिति है और इस तरह के नेताओं के बयान की वजह से हालात और ज्यादा खराब हो रहे हैं। दावे शांतिपूर्ण प्रदर्शन के किए जा रहे हैं, लेकिन शायद मौका देखते ही अशांति के बारूद में तीली लगाई जा रही है। कौन कर रहा है ये सब? पश्चिम बंगाल की पुलिस दंगाइयों पर नकेल कसने में नाकाम क्यों है? हालांकि मुर्शिदाबाद के मुजरिमों की धरपकड़ जारी है, 200 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। मेरा यह मानना है कि संयोग एक दो बार हो सकता है, लेकिन बार बार एक ही पैटर्न में हिंसा हो तो क्या इसे प्रयोग नहीं कहा जाएगा? क्या यह बड़ा सवाल नहीं है कि वक्फ के विरोध में बंगाल ही क्यों सुलगा हुआ है? क्या यह ममता राज पर से भरोसा उठने की निशानी नहीं है? क्यों ना पूछा जाए कि इसके पीछे तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति जिम्मेदार है। अगले साल होने हैं वहां पर चुनाव और उसके ठीक पहले बंगाल अभी जल रहा है। शांति कब आएगी, ये बड़ा सवाल कायम है। खबरों में आगे बढ़ते हुए आज की अगली बड़ी खबर पर नजर डालेंगे। सड़क पर आपकी बाइक पंक्चर होती है और आप आसपास किसी पंक्चर वाले को ढूंढते हैं, तो क्या वो कोई मुसलमान ही होता है? आपका भी यही मानना है कि कोई भी शहर हो, कोई भी सड़क हो, कार के टायर में कील घुस गई हो तो उसे कोई टोपी वाला ही निकालेगा। ऐसी दुकानों पर आपको हर उम्र के बच्चे भी मिल जाएंगे। बॉलीवुड के क्रेज में नाम भले ही उनके आमिर, शाहरुख, सलमान या अदनान रख दिए गए हों, लेकिन काम वही है। गाड़ी में जैक लगाना, टायर से कील निकालना, फिर सुलोचन से पंक्चर, उसमें हवा भर देना। अब आते हैं आज की खबर पर कि मिसाइल मैन कलाम के देश में क्या मुसलमानों की आइडेंटिटी एक पंक्चर मैन की रह गई है? अगर हां, तो फिर कौन है इसका जिम्मेदार? सोशल मीडिया के ट्रोल कल्चर में देश के मुसलमानों को पंक्चर मैन या पंक्चर पुत्र कहकर अपमानित करने का एक गंदा ट्रेंड है। लेकिन आज जनहित में मुसलमानों की पहचान का यह मुद्दा हमने वहां से नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री के एक बयान से उठाया है। प्रधानमंत्री मोदी आज हरियाणा के हिसार में थे। मौका अंबेडकर जयंती का था, लेकिन पीएम ने आज नए वक्फ कानून पर खुलकर अपनी बात रखी। वक्फ बिल क्यों जरूरी है, विस्तार से देश को बताया। विरोध करने वालों की नीयत क्या है, वो भी जानकारी दी। और इसी क्रम में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वाकई मुसलमानों की चिंता की होती तो आज मुसलमान पंक्चर नहीं बना रहे होते। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं, बच्चों का भला होना चाहिए था और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। मुट्ठी भर भू माफिया का कोई भला हुआ। पसमानदा मुस्लिम इस समाज को कोई फायदा नहीं हुआ। ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत बड़ी तादाद में जो मुस्लिम युवक हैं वो पंक्चर बनाने का काम करते हैं। देश के कई हिस्सों में इस तरह की तस्वीरें भी सामने आती हैं। वैसे पीएम ने कांग्रेस पार्टी पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाए, जो नया नहीं। अभी आरोप की वजह यह है कि नया वक्फ कानून पास हो चुका है और संसद में हार कर भी कांग्रेस सड़क पर इसके विरोध को हवा दे रही है, नारे दे रही है कि मुसलमानों तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वक्फ तुष्टीकरण पर प्रधानमंत्री ने और क्या कहा वो भी सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले उस आरोप को डिकोड करते हैं कि देश का मुसलमान कांग्रेस के कारण ही आज पंक्चर बनाने की हालत में है।
इसके लिए हमने देश के मुसलमानों की हालत को साल 2014 की एक लकीर से बांटा है। 2014 से पहले मुसलमान कहां थे और 14 के बाद कहां हैं। 2011 की जनगणना को आधार माने तो देश में मुस्लिम आबादी 14.2% थी। तुलना देखें, यूपीए के वक्त देश में मुसलमानों की साक्षरता दर 69% थी, जो अभी एनडीए के समय 2024 में 80% है। यूपीए के वक्त देश में मुसलमानों में गरीबी गांवों में 32%, शहरों में 39% थी। एनडीए के वक्त मुसलमानों की गरीबी गांवों में 2%, शहरों में 6% है। यूपीए के वक्त रोजगार में मुसलमान पुरुषों की भागीदारी गांवों में 51% और शहरों में 55% थी। एनडीए के दौर में मुसलमानों की रोजगार में भागीदारी गांवों में 86%, शहरों में 77% है। कांग्रेस पर आरोप है कि उसने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक ही समझा। वो सयाने और समझदार ना बन जाएं, इसीलिए उनकी पढ़ाई लिखाई को प्रमोट नहीं किया गया। इसीलिए उन्हें मदरसों से मॉडर्न एजुकेशन की ओर भी मुड़ने नहीं दिया गया। ना ही नौकरियां दी गई कि कहीं कमा धमा कर अपनी मर्जी के वो मालिक ना बन जाएं। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि उसने बिना शोर मचाए मुसलमानों की बेहतरी के लिए काम किए हैं और इसके लिए उसने कभी ढोल नहीं पीटे। सरकार का दावा है कि प्रधानमंत्री आवास का फायदा लेने वालों में 31% अल्पसंख्यक हैं। ऐसे ही प्रधानमंत्री किसान योजना में 33% और मुद्रा योजना में 36% बेनिफिट माइनॉरिटी ने लिया है। बीजेपी का यह भी दावा है कि सरकार की दर्जनों स्कीम मुसलमानों को पंक्चर मैन की छवि से बाहर निकाल रही हैं। जो काम 50 साल में कांग्रेस ने नहीं किया, वो 2014 से मोदी सरकार कर रही है। जैसे नई उड़ान योजना, जिसमें मुस्लिमों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए फंड दिया जाता है। शादी शगुन योजना, जिसमें शादी से पहले ग्रेजुएशन करने वाली मुस्लिम लड़कियों को 51,000 रुपए दिए जाते हैं। उस्ताद योजना, जिसमें मुस्लिम कारीगरों को एक्सपर्ट बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। सीखो और कमाओ योजना, जिसमें मुस्लिम युवाओं को खुद के रोजगार के लिए तैयार किया जाता है। ईदी योजना, जिसमें 5 करोड़ मुस्लिम छात्र छात्राओं के लिए पीएम स्कॉलरशिप है। बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप, जिसमें 9वीं से 12वीं तक मुस्लिम बेटियों के लिए आर्थिक मदद है। इसके अलावा भी मोदी सरकार के पास गिनाने को है कि उसके सबका साथ सबका विकास में मुसलमान भी शामिल हैं। 10 साल के कई फैसलों को भी वो मुस्लिमों की बेहतरी से जोड़ती है, जैसे कानून बनाकर 3 तलाक खत्म करना, मुस्लिम महिलाओं के हक का फैसला, हज यात्रा पर महरम खत्म करना, हज कोटा बढ़ाकर 2 लाख करना, उसमें वीआईपी कोटा खत्म करना, हज पर जीएसटी भी घटाकर 5% करना और वक्फ प्रॉपर्टी पर स्कूल और कॉलेज खुलवाने का रास्ता तैयार करना। प्रधानमंत्री के पंक्चर वाले बयान पर आज एबीपी न्यूज ने देश के कई शहरों में पंक्चर बनाने वाले मुसलमानों की प्रतिक्रियाओं का एक कलेक्शन किया है। आगे बढ़ने से पहले आपको इन्हें जरूर सुनना चाहिए। ये मजदूरी में कर रहे हैं, बच्चे पेड़ बांधना, छोटे बच्चे हैं, ये मजदूरी में कर रहे काम। पंचर बनाने से 100-200 की मजदूरी होती है, तो बच्चों का पेट भरते हैं और कोई इतना हिसाब किताब भी नहीं है यहाँ पे। और मोदी जी ने 10 साल में क्या करा हमारे लिए? ये तो हमारा काम है, हमने मेहनत से खा रहे हैं, हमारा काम है हमारा। ये काम तो बिल्कुल बेकार है हमारे लिए, लेकिन फिर भी मजबूरी में कर रहे हैं हम। ये काम में थोड़ी गुस्सा है सर। हाँ, ये काम मजबूरी में करना पड़ता है। मोदी जी भी तो पिछले 10 साल से यहाँ पर हैं, उनके रहते हुए क्या कोई विकास हुआ? गरीबी तरीके से जीता है। अगर आज ये सोचना होती तो आज हम भी पढ़े लिखे होते, काय को पंचर का काम करने की ज़रूरत पड़ती। पंचर वाली बात से हटकर प्रधानमंत्री ने 2 और बड़ी बातें कही हैं। मोदी ने कहा कि बड़ी तादाद में मुस्लिम विधवा महिलाएं भी चाहती थी कि पुराना वक्फ कानून खत्म हो, ताकि उनकी वो प्रॉपर्टी आजाद हो सके जिस पर वक्फ के बहाने भू माफियाओं का कब्जा है। सैकड़ों विधवा मुस्लिम महिलाओं ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी, तब जाके कानून की चर्चा आई है। वक्फ कानून में बदलाव के बाद अब ये गरीबों से जो लूटा जा रहा है वो बंद होने वाला है। नए कानून के तहत आदिवासी की जमीन को, उसके घर को, उसकी संपत्ति को ये वक्फ बोर्ड हाथ भी नहीं लगा पाएगा। मुस्लिम महिलाओं, खास करके मुस्लिम विधवाओं को
मुस्लिम बच्चों को भविष्य में उनका हक सुरक्षित रहेगा। आपको बता दें कि नए वक्फ कानून को लेकर जो जेपीसी बनी थी उसे 97,27,772 सुझाव मिले थे। इनमें ऐसी महिलाएं भी थी जिनका प्रधानमंत्री ने आज जिक्र किया। एबीपी न्यूज ने नए वक्फ कानून पर मुस्लिम महिलाओं से भी बातचीत की है। प्रधानमंत्री जी ने चिंता करी मुस्लिम महिलाओं की, तो ये हमारे लिए फख्र की बात। आप लोग भी ये चाहती थी कि इसमें बदलाव हो? जी बिल्कुल चाहते हैं कि बदलाव हो। ये बिल्कुल 100% मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल महिलाओं के हित में है। जैसे सरकार ने हमें जिम्मेदार समझा है और हमारे लिए काम करा है, वैसे हम भी सरकार के लिए वैसा ही एक्शन पे अच्छा रिएक्शन देंगे। वक्त बिल हो चुका है ना पास, तो कुछ बेहतर हो। अभी तक जितने भी चेयरमैन बने हैं या जो भी इसके पदाधिकारी बने हैं, आज तक उन्होंने एक ही काम करा कि वो अपना ही कोठा भरते गए। उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों के लिए नहीं सोचा, बहनों के लिए नहीं सोचा। वक्फ के विरोध की राजनीति पर पीएम मोदी का पलटवार पंक्चर शब्द से लेकर मुसलमानों के नाम पर कांग्रेस को एक पॉलिटिकल चैलेंज देने तक भी आया। ये चैलेंज क्या था, अब वो सुनिए। तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए, क्यों नहीं बनाते भाई? संसद में टिकट देते हैं 50% मुसलमानों को दो, जीत करके आएंगे तो अपनी बात बताएंगे। लेकिन ये नहीं करना है। इनकी नीयत किसी का भी भला करने की कभी नहीं रही, मुसलमानों का भला करने की भी नहीं रही। आगे बढ़ते हुए अब आप सुने कि पंक्चर वाले बयान से लेकर मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष वाले पीएम के बयान पर कांग्रेस और विपक्ष ने क्या कहा है। मुसलमानों के संदर्भ में पंचर बनाने की बात करते हैं तो दरअसल ये दर्शाता है कि इस देश के मुसलमानों को लेकर के आपकी मानसिकता क्या है। कि सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं और लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, पर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही है। इरादे खंजर के नेक तो हो नहीं सकते। मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने कितने मुसलमानों को एमएलए बना दिया? भ्रम फैलाना आसान काम है। ये काम कौन कर रहा है? राहुल गांधी कर रहे हैं, ओवैसी कर रहे हैं। कि वो हक को छीन लेती है और रेवड़ी दान करती है। विपक्षी लोगों की बात और मुसलमान की बात आप सुनना ही नहीं चाहते। इस खबर के अंत में एक तथ्य बता दें, कांग्रेस एक बार मुस्लिम अध्यक्ष बना चुकी है, लेकिन वो वक्त था आजादी से पहले का। मौलाना आजाद जो 1940 से 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कांग्रेस ने मुस्लिम राष्ट्रपति भी सबसे पहले बनाए थे, वो थे जाकिर हुसैन। मुस्लिमों को नेता बनाने और मानने में बीजेपी का दावा कांग्रेस के सामने बड़ा कमजोर है। बीजेपी की मुस्लिम लीडरशिप उंगलियों पर गिन सकते हैं। आज भी 3-4 ही नेता दिखाई पड़ते हैं, वो भी बड़ी भूमिका में नहीं है, न सरकार में और न ही पार्टी में। प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं, कमोबेश वही बातें सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी कहती है। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति ने देश में किसी का भला नहीं किया है। पीएम ने जिन मुद्दों को छुआ है उस पर गौर करने की जरूरत है। पसमानदा मुसलमानों को समाज की मुख्य धारा में लाने की जरूरत है वास्तव में, ताकि समाज का सर्वांगीण और संपूर्ण विकास हो सके, क्योंकि विकास की धारा में वो मौजूदा वक्त में काफी पीछे छूट गए हैं। वक्फ से निकलकर एक दूसरे सवाल पर आते हैं। यह भी आज देश की राजनीति का बड़ा सवाल रहा। सवाल यह कि आंबेडकर किसके हैं। आज पूरे देश ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आंबेडकर की 135वीं जयंती धूमधाम से मनाई। देश का हर नागरिक हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर आंबेडकर से प्रभावित है। पूरे देश ने उन्हें याद किया, उनकी मूर्तियों को पूजा, बड़े बड़े कार्यक्रम हुए जिनमें आंबेडकर के बनाए संविधान के पालन की शपथ ली गई। हर राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, बिहार के राजनीतिक दल हो या फिर महाराष्ट्र के नेता, सभी ने बाबा साहब को याद किया। इस बीच मैं आपसे बाबा साहब के एक विचार को साझा करना चाहती हूं।
बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था, मैं मूर्तियों में नहीं किताबों में हूं, मुझे पूजने की नहीं पढ़ने की जरूरत है। भारत रत्न आम्बेडकर देश के हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात रखते थे। आज का दिन उनके विचारों को भी आत्मसात करने का है। मुझे गर्व है कि हमारी सरकार बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाते हुए चल रही है। बाबा साहब आम्बेडकर ने सामाजिक न्याय का मार्ग बताया था। बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने आने वाले 1000 साल तक, जिससे हमारे संविधान की रिलेवेंसी बनी रहे, सारी चीजों को समाहित कर हमारे संविधान की रचना की। बाबा साहब अम्बेडकर का सबसे ज्यादा रुचि जिसमें थी वो शिक्षा। कोई गरीब भी आदमी जाता है तो उनको ये कहते थे, अपने बच्चों को इतना पढ़ाओ, दुनिया तुमसे डरी। बाबा साहब के मूल्य और आदर्शों के प्रति पूरा भारत आज उन्हें सम्मानित कर रहा है और कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। हम सब बाबा साहब के मूल्यों के प्रति जागरूक हैं। ये संविधान ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को मानने वालों के लिए संजीवनी है। ये संविधान ही हमारी ढाल है। हमारी पार्टी ने बाबा साहब को अपना आदर्श माना है। उनके जीवन के संघर्ष से हम प्रेरणा लेंगे और उनके बताए हुए रास्ते पे एक संदेश के मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। इससे पहले कि मैं अंबेडकर जयंती पर बाबा साहेब पर चर्चा को आगे बढ़ाऊं, आपको बताते चलें कि आज का दिन राजनीतिक दलों के लिए एक दूसरे पर अंबेडकर का नाम लेकर आरोपों की बौछारें करने का भी अवसर बना। कांग्रेस, बीजेपी समेत सभी पार्टियों में एक रेस दिखाई दी कि कौन अंबेडकर का सच्चा अनुयायी है, कौन अंबेडकर का विरोधी रहा है, उनके विचारों का विरोधी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कांग्रेस पर अंबेडकर को अपमानित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस पर वोट बैंक का वायरस फैलाने का भी कटाक्ष किया। डॉक्टर अंबेडकर संविधान के संरक्षक थे। कांग्रेस संविधान की भक्षक बन गई है। डॉक्टर अंबेडकर समानता लाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने देश में वोट बैंक का वायरस फैला दिया। कांग्रेस ने एससी, एसटी, ओबीसी को सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया। पीएम ने कांग्रेस को घेरा तो कांग्रेस भी अंबेडकर जयंती पर दलित राजनीति करने के फुल मूड में दिखी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महिला आरक्षण और ओबीसी आरक्षण की मांग के साथ जाति जनगणना पर आज सरकार को विशेष मुहूर्त में घेरा। हम ये मांग करते हैं कि जनरल सेंसस के साथ साथ भी ये जरूरी है कि कास्ट सेंसस भी कराया जाए, क्योंकि इतने वर्षों के बाद ये नहीं मालूम हुआ कौन से कम्युनिटी के लोग कौन से क्षेत्र में आगे आए और किसकी तरक्की कितनी हुई, ये अभी भी हमको मालूम नहीं हो रहा। सभी लोग अंदाजे पे कहते हैं। इस जुबानी जंग के बीच अब मैं आपको आज की एक दिलचस्प तस्वीर दिखाती हूं, जहां सत्ता की लड़ाई में 36 का आंकड़ा रखने वाले राजनीतिक विरोधी अंबेडकर जयंती पर साथ साथ दिखे। संसद भवन परिसर में अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता एक साथ एक मंच पर दिखाई दी। ऐसा ही एक और दुर्लभ नजारा दिखा जब दो विरोधी यानी कि राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू हाथ मिलाते दिखे। इस मौके पर कांग्रेस और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एक दूसरे से बड़े सम्मान से मिले। राजनीतिक दलों ने अंबेडकर जयंती को भले ही उत्सव के रूप में मनाया हो, लेकिन इस अवसर को अपनी राजनीति चमकाने के लिए भी पूरा इस्तेमाल किया गया। वोट बैंक की राजनीति आज की सियासत में साफ साफ दिखती है। राजनीतिक दलों को समझने की जरूरत है कि देश की राजनीति वोट बैंक के लिए नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए हो। आज हरियाणा में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान ही सुर्खियों में नहीं रहे। हरियाणा के एक शख्स रामपाल कश्यप भी आज बहुत ज्यादा चर्चा में हैं, जिनसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खासतौर पर मुलाकात की और फिर रामपाल कश्यप के साथ मुलाकात की तस्वीरें पीएम ने सोशल मीडिया पर खुद साझा भी की। हुआ यूं कि हरियाणा के कैथल के रहने वाले रामपाल कश्यप ने 14 साल पहले
ये प्रण लिया था कि जब तक नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन जाते वो अपने पैरों में चप्पल या जूता नहीं पहनेंगे, नंगे पांव रहेंगे। रामपाल कश्यप की इस प्रतिज्ञा के बाद 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। हालांकि पीएम बनने के 11 साल बाद भी नरेंद्र मोदी से रामपाल कश्यप की मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन आज हरियाणा दौरे के बीच पीएम मोदी ने रामपाल से मिलकर खुद उनके पैरों में जूते पहनाए। तस्वीरें आपके सामने हैं और इस तरह से रामपाल की प्रतिज्ञा खत्म की। मैं जनहित में पिछले कई दिनों से आपसे कह रही हूं कि इस बार बिहार का चुनाव बेहद दिलचस्प रहने वाला है। खबरों में आगे बढ़ते हुए लेकर चलते हैं चुनावी राज्य बिहार, जहां से बड़ी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। हर रोज कोई ना कोई ऐसी खबरें सामने आती हैं जो चुनावी पिक्चर का सस्पेंस बढ़ा देती हैं। अब इस तस्वीर को गौर से देखिए। दिल्ली में रविवार को बीजेपी से जुड़े एक जाति समूह के नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जैसे दिग्गज नेता शामिल हुए। सैनी, शाक्य, मौर्य और कुशवाहा, ये चारों जातियां सामाजिक रूप से एक ही ग्रुप से आती हैं। अलग अलग इलाकों में इनके सरनेम अलग हैं। इस कार्यक्रम में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने सम्राट चौधरी का नाम लेते हुए एक बड़ा बयान दिया। पहले वो बयान सुनिए। एक बात आप लोगों को जरूर कहूंगा, भाइयों, सम्राट चौधरी जी बैठे हैं, हरियाणा के बाद इधर बिहार की बारी है। ये विजय की पताका ये रुकनी नहीं चाहिए। ये विजय का झंडा ये बिहार के अंदर भी फहराया जाएगा और हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में फहराया जाएगा। विजय का झंडा बिहार में भी लहराएगा और हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लहराया जाएगा। मुख्यमंत्री सैनी के ये शब्द हैं। सामान्य तौर पर इस बयान को सुनेंगे तो आप यही कहेंगे कि बीजेपी के एक नेता ने पार्टी के दूसरे नेता को प्रोजेक्ट कर दिया है, लेकिन इस बयान को लेकर बिहार की राजनीति में हलचल तेज है। कानाफूसी इस बात की हो रही है कि क्या बीजेपी के मन में कुछ और खिचड़ी पक रही है। सैनी के बयान के मायने क्या हो सकते हैं, इसे समझने से पहले उनके बयान पर बिहार का सियासी तापमान कितना गर्म है, बयानों की ये रील देखिए। बीजेपी में कौन नहीं सीएम बनेगा ये तो बता दो। काहे ना आप लोग झगड़ा लगवा रहे हैं उन लोगों में। बिहार में बीजेपी का सीक्रेट प्लान हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने लीक कर दिया। 2 दिन बाद दूसरा नाम आ जाएगा, क्यों चिंता कर रहे हैं लोग। आपस में नूरा कुश्ती लोग करते रहे। देश के आदरणीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने सार्वजनिक तौर पर यह कहा है कि 2025 का चुनाव माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। जेडीयू को मान लेना चाहिए कि बिहार में बीजेपी के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी होंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने भी बार बार इसकी पुष्टि की। 25 में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव एनडीए लड़ेगा। सैनी के बयान को आरजेडी के नेता बीजेपी का सीक्रेट प्लान बता रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त बिहार बीजेपी में सम्राट चौधरी सबसे बड़े नेता हैं। डिप्टी सीएम की कुर्सी संभालने से पहले प्रदेश अध्यक्ष के महत्वपूर्ण ओहदे पर भी थे। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये सीक्रेट प्लान है तो बिहार में वाकई बीजेपी को क्या इससे फायदा मिलेगा। इसे समझने के लिए 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर फरवरी की है, जब नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मोदी ने लाडला कहा था। दूसरी तस्वीर उन वायरल तस्वीरों की है जिसकी वजह से नीतीश की सेहत पर सवाल उठते हैं। और तीसरी तस्वीर में पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे हैं, जिन्होंने नीतीश को उप प्रधानमंत्री बनाने की मांग बीते हफ्ते ही की थी। और अब नायब सिंह सैनी ने सम्राट चौधरी को नेतृत्व का जिक्र करके इस क्रोनोलॉजी को आगे बढ़ाया है। सवाल यह है कि सम्राट को आगे करने से क्या बीजेपी को बिहार में फायदा होगा। बिहार में कुशवाहा जाति ओबीसी में दूसरी सबसे बड़ी जाति है। इसकी आबादी करीब 4.21% है। बिहार में 16 कुशवाहा विधायक हैं, 11 इनमें महागठबंधन के हैं। लोकसभा चुनाव में महागठबंधन में 7 कुशवाहा उम्मीदवार दिए थे, जबकि एनडीए ने महज 4 कुशवाहा को टिकट दिया था, जिसमें बीजेपी ने किसी भी कुशवाहा को उम्मीदवार नहीं बनाया था। पिछले साल लोकसभा चुनाव में लालू यादव का कुशवाहा वाला ये प्रयोग सफल रहा था, जबकि उस वक्त सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम के साथ साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। बिहार की राजनीति हमेशा से दिलचस्प रही है, लेकिन सीएम को लेकर जो सस्पेंस इस बार बना हुआ है वो पहले कभी नहीं बना था। मैं तो यही कहूंगी, जो करना है समय से करें, ताकि जनता को यह पता रहे कि उन्हें अपना भविष्य किसके हाथ में देना है, सौंपना है।
आगे बढ़ेंगे। अब बात भारत के भगोड़े मेहुल चोकसी की। करीब 14,000 करोड़ का घोटाला करके भागा भागा फिर रहा मेहुल चोकसी इस वक्त बेल्जियम की जेल में बंद है। भारत से भागने के बाद लगातार एक के बाद एक देश बदल रहा मेहुल चोकसी बेल्जियम से भी फरार होने की तैयारी में था, लेकिन उसके पहले ही चोकसी गिरफ्तार हो गया और मेहुल चोकसी को भारत वापस लाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। 2016 में मेहुल ने एबीपी न्यूज को इंटरव्यू दिया था, तब मैं एंकरिंग कर रही थी। वो पूरी रिपोर्ट देखिए। एबीपी न्यूज के इंटरव्यू में बोले मेहुल चोकसी, कई बड़ी बातें, बड़ी जानकारी उनकी ओर से दी गई। उन्होंने कहा कि मैंने या मेरी कंपनी ने कोई फ्रॉड नहीं किया है, यानी कि फ्रॉड के जो आरोप लग रहे हैं उससे सीधे तौर पर उन्होंने इनकार किया। कहा बैंक ने मुझे बलि का बकरा बनाया है, यानी कि कहीं ना कहीं पूरा ठीकरा बैंक के ऊपर फोड़ते हुए। मेरे खिलाफ जब शिकायत हुई तब मैं अमेरिका में था, यानी कि यहां पर भी अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए मेहुल चोकसी शिकायत होने के बाद बिना जांच के ही छापे मार दिए गए और इस तरह से मुझे और मेरी कंपनी के लोगों को परेशान करने की कोशिश की गई। हमारे साथ है मेहुल चोकसी। मेहुल भाई, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। सात साल से एक के बाद एक ठिकाने बदलने वाला घोटालेबाज मेहुल चोकसी इस बार अपने नए ठिकाने बेल्जियम में गिरफ्तार हो गया। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई और ईडी की अपील पर बेल्जियम पुलिस ने 12 अप्रैल को हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को अरेस्ट किया। 2024 में मेहुल चोकसी यूरोपीय देश बेल्जियम में बस गया था। 2 हफ्ते पहले चोकसी ने वहां F कैटेगरी की नागरिकता हासिल कर ली, जिसे अपग्रेड कराने के दौरान चोकसी को गिरफ्तार कर लिया गया। 2017 में 13,850 करोड़ रुपए का पीएनबी घोटाला सामने आया था, जिसके बाद 2018 में मेहुल चोकसी भारत से एंटीगुआ भाग गया था। हमारे साथ तब एबीपी न्यूज एंटीगुआ पहुंचा था और चोकसी को दुनिया के सामने लाया था। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान मेहुल चोकसी ने खुद को फंसाने का आरोप लगाते हुए कहा था कि पीएनबी धोखाधड़ी केस में उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। बैंक ने ये पूरा अपने आप पे लेने की जगह पे उन्होंने हमें स्केपगोट बना दिया। अब भारत सरकार की ओर से पीएनबी बैंक धोखाधड़ी मामले के आरोपी मेहुल चोकसी को भारत वापस लाने के लिए बेल्जियम में कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई है। किसी भी कंट्री में 2 स्टेजेस उसमें कह सकते हो होती हैं। पहली स्टेज है कि वो पॉलिटिकली एंड ब्यूरोक्रेटिकली वो क्या एक्सेप्ट करते हैं एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट को। इसके अरेस्ट का मतलब है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये हमें एग्जीक्यूट कर दी है एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट। अब वहाँ जो कोर्ट पे लड़ेंगे वो बेल्जियम गवर्नमेंट ही लड़ेगी हमारे बिहाफ पे, इसको भारत भेजने के लिए। तो ये भारत की बहुत बड़ी कामयाबी है। बताया जा रहा है कि मेहुल चोकसी बेल्जियम से स्विट्जरलैंड भागने की तैयारी में था, लेकिन गिरफ्तारी के बाद चोकसी ने प्रत्यर्पण से बचने के लिए बेल्जियम की अदालत में मेडिकल ग्राउंड पर जमानत की मांग की है। नॉन अवेलेबल वारंट थे जिसके लिए उनको अरेस्ट किया गया है, और जो क्योंकि उनकी ट्रीटी है बेल्जियम की इंडिया से, और जो है उन पे अब ये एक्सट्रेडिशन की कार्रवाई चलेगी वहाँ पर, तो उसके लिए अपील फाइल की जाएगी और ये रिक्वेस्ट की जाएगी कि उनको डिटेंशन में ना रखा जाए। हालांकि भारत और बेल्जियम के बीच प्रत्यर्पण संधि नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार भगोड़े मेहुल चोकसी का बचना आसान नहीं है, क्योंकि 3 और 4 मार्च को भारत दौरे पर आई बेल्जियम की प्रिंसेस और भारत सरकार के बीच दोनों देशों में आपसी संबंध मजबूत करने को लेकर कई समझौते हुए थे। माना जा रहा है कि भारत के भगोड़े मेहुल चोकसी की बेल्जियम में गिरफ्तारी भारत से रिश्ते मजबूत करने की दिशा में बेल्जियम का बड़ा कदम है। मोदी सरकार कह चुकी है जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना होगा। ऐसे में अब आज नहीं तो कल चोकसी को भारत आना होगा और घोटाले का एक एक पैसा उसको देश को लौटाना होगा। और अब आज का जनहित मंत्र। स्वतंत्रता का मतलब जो मन में आए वही करना नहीं है, बल्कि वो करना है जो सही है। बाबा साहब ने कहा था स्वतंत्रता अधिकार है, लेकिन इसका अर्थ उद्दंड हो जाना नहीं है। आज अंबेडकर की जयंती पर आप अधिकारों के साथ नागरिक कर्तव्य भी समझ लें तो इससे अच्छी श्रद्धांजलि उन्हें नहीं हो सकती। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।